हम बात कर रहे थे कि कैसे हुआ, राष्ट्रीयता की भावना यूरोप में कैसे हुई। और उसमें आपने जाना कि 18th सेंचुरी तक देयर वॉज नो नेशन स्टेट इन यूरोप। यूरोप में कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोगों में कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कॉमन लैंग्वेज नहीं था। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। जो विभिन्न समुदाय के लोग थे फ्रेंच सोसाइटी के, यूरोप के, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। हंगरी की भाषा कुछ थी, गैलेशिया की भाषा कुछ थी, डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स थे। और फ्रांस का समाज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। तो हम जानेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में। हम फ्रांस का समाज जो था 3 भागों में था। फर्स्ट स्टेट था जिसको आपने जाना, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, CLERGY क्लर्जी। सेकेंड नोबेलिटी था। उसके बाद थर्ड में जो था, थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग थे। तो जो क्लर्जी और नोबेलिटी थे वो एरिस्टोक्रेट में आते थे, जिसको हिंदी में कुलीन तंत्र कहते हैं। एक क्लर्जी और नोबेलिटी आते थे एरिस्टोक्रेसी में, और ये कुलीन तंत्र के थे। तो पहले आप जानिए कि एरिस्टोक्रेसी होता क्या। तो एरिस्टोक्रेसी में क्लर्जी और नोबेलिटी का था। और ये आपको पूछेंगे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एरिस्टोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी द लैंड ओनिंग क्लास, जिसके पास जमीन होती थी वो एरिस्टोक्रेट था। स्पोक फ्रेंच, कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और वो क्या थे? बोलते थे फ्रांस फ्रेंच बोलते थे। और वो जो है एक दूसरे से जुड़ते थे। कैसे? शादी के द्वारा। कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। और क्लर्जी और नोबेलिटी की आबादी जो थी वो संख्या में बहुत कम थी। उसके बाद थर्ड स्टेट का एक ग्रुप था, वो पीजेंट्री। पीजेंट्री कौन था? ए मेजॉरिटी इन पॉपुलेशन। फ्रांस में इनकी आबादी, यूरोप में इनकी आबादी ज्यादा थी। अब आइए मिडिल क्लास। न्यू सोशल क्लास इमर्ज्ड विथ ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। अब क्या होता था? मिडिल क्लास एक 19th सेंचुरी में एक नया क्लास, एक समाज के नए वर्ग क्लास। आपने जाना कि फ्रांस की सोसाइटी जो है 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट वाज क्लर्जी, दैट वाज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन authority of church. Nobility, it means administrative power. The land of most of the land of Europe was owned by nobility and clergy. That was the third group. In the third state there was a great population in this, that was peasantry. सबसे बड़ी जो आबादी थी वो पेजेंट्री की थी, कृषक वर्ग की थी। लेकिन 19th सेंचुरी में एक नए समाज का अभ्युदय हुआ। वो नया समाज क्या था? जो शहरों के विकास से उत्पन्न हुआ। व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोग जब बढ़े तो एक नया क्लास हुआ, और वो क्लास मिडिल क्लास हुआ। इन मिडिल क्लास मोस्टली वेयर एजुकेटेड पर्सन, businessmen, traders, they were in middle class. And educated class where ideas of nationality gained popularity. शिक्षित वर्ग लोग भी मिडिल क्लास में आते थे, जिसमें लॉयर होता था, डॉक्टर्स होते थे, और मिडिल क्लास में आर्टिसंस भी होते थे। मिडिल क्लास में आर्टिसंस भी होते थे, और पेजेंट्री में लैंडलेस भी होते थे, लैंडलेस पेजेंट भी होते थे, और सर्वेंट भी होते थे। तो एजुकेटेड क्लास जो थे, जो लॉयर थे, जो डॉक्टर थे, उनमें एक और भावना आई, उनमें सबसे ज्यादा आई भावना
एक बार फिर से हम जाने कि what contribution was in developing nationalism, what contribution was in developing nationalism in Europe of the different group of society, समाज के विभिन्न वर्गों का क्या योगदान था। तो आपने जाना कि फ्रांस का समाज तीन वर्गों में था। फर्स्ट स्टेट में क्लारिसी आते थे, दैट इज रिलेटेड टू चर्च। सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी आते थे, दैट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड दैट दे वर रूलर्स। एंड इन थर्ड स्टेट peasantry, middle class and educated persons in third state। तो ये सब जानने के बाद आप जानिए what did liberal nationalism stand for। एक और भी बात आई थी, तीन विचारधारा के भी लोग थे फ्रांस में। एक थे लिबरल, दूसरे थे कंजर्वेटिव और तीसरे थे रैडिकल। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जब तीन विचारधारा के लोग थे तो लिबरल नेशनलिज्म क्या था, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म क्या था और रेडिकल नेशनलिज्म क्या था। तो पहले जानिए लिबरल नेशनलिज्म। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के आगे सभी बराबर हैं। ये विचारधारा होती समाज का सभी वर्ग कानून के आगे एक ही जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाए और सबों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले। ये लिबरल थॉट रखने वाले लोगों की बात थी। तो उनके मन में नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है नेशनलिज्म का मतलब द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लासिकल प्रिविलेज। जो विशेषाधिकार मिले हुए थे ऑटोक्रेसी को, क्लासी को विशेषाधिकार मिले हुए थे, नोवेल्टी को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो समाप्त कर दिए जाए। कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है इस तरह की जब होती है ये नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म की बात थी जो बाय बर्थ मिलता था प्रिविलेज स्पेशल वो समाप्त कर दिया जाए। ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। सरकार कैसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के द्वारा होनी चाहिए जहां चुने गए प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जाए। और एक संविधान होना चाहिए। मोनार्की सिस्टम में क्या था, कोई संविधान लिखा हुआ नहीं था। राजा जो कह दिया, ऑटोक्रेट जो कह दिया वो नियम कानून, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था। अब क्या है कि जब पार्लियामेंट होगा, जब मेंबर होंगे तो आपने अगर किसी एक मेंबर ने क्या होता है मोनार्की में राजा ने कह दिया तो उसको मौत की सजा मिलेगी, उसको 10 वर्ष का जेल मिलेगा। तो कोई कहने वाला नहीं है, ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं होता था, डेस्पोटिक होता था कि आपने सजा क्यों दी 5 साल की या फिर मौत की सजा क्यों दी। तो ये जो है लिबरल चाहते थे कि ऐसे सरकार हो, अगर एक ने दे दिया तो 4 मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं वो पूछे कि आप किस आधार पे इसको सजा दी गई है, मौत की सजा हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है ये है। तो ये लिबरल नेशनलिज्म के लोग चाहते थे। उसके बाद लिबरल का इकोनॉमिक थॉट भी अलग था, इकोनॉमिक आइडिया भी अलग था। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड restrictions on the movements of goods and capital। अब इकोनॉमिक दायरे में लिबरलिज्म क्या होता था कि मार्केट फ्री और स्टेट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस